नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। नागालैंड के मोन जिले में सशस्त्र बलों की गोलाबारी ने 14 लोगों की जान ले ली। इस घटना ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की सरकार की सालों की कोशिशों को पीछे धकेल दिया है। 14 लोगों की मौत ने नागालैंड के दशकों से चले आ रहे नरसिंहार के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। 1963 में नागालैंड अलग राज्य तो बन गया, लेकिन वहां के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सशस्त्र बलों द्वारा की गई इस ज्यादती को लेकर सवाल उठना लाजमी। निहत्थे नागरिकों को मिलिटेंट समझकर गोलियों से भून दिया जाता है और बाद में उसे सेना की चूक बताकर इतनी आसानी से क्या जाने दिया जा सकता है? इस हिंसा ने नागालैंड के लोगों को झकझोर के रख दिया। जिस वक्त ये घटना हुई, पूरा राज्य हॉर्निबल महोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन लोगों के लिए तमाम त्योहार मातम में बदल चुके हैं। क्रिसमस और नए साल की खुशियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। नागालैंड के लोग इंसाफ मांग रहे हैं। 1958 से लागू आफ्सपा कानून को वापस लेने की दशकों पुरानी मांग एक बार फिर उठ खड़ी हुई है। नागालैंड को एक अशांत राज्य का दर्जा देकर शांति व्यवस्था बनाने के लिए आफ्सपा कानून लागू कर दिया गया, लेकिन अब यही कानून राज्य में अशांति का कारण बनता जा रहा है। नागालैंड में 4 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें सैनिकों के द्वारा पहचान करने में हुई भूल के चलते 14 लोगों की जान चली गई। नागालैंड के मोन जिले में अपने इंटेलिजेंस की गुप्त सूचना के आधार पर नागा उग्रवादियों को घेरने के लिए तीरू ओटिंग क्षेत्र में पैरा रेजिमेंट के 21 जवान घात लगाकर हमला करने की फिराक में थे। जिसके बाद वहां से एक बोलेरो गाड़ी गुजरी, जिसमें कुल 8 लोग सवार थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सेना के द्वारा बोलेरो वाहन को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन ड्राइवर ने वाहन को नहीं रोका और गाड़ी को दौड़ाना जारी रखा, जिसके चलते सशस्त्र बल के जवानों ने गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जब गोलियों की बौछारें थमी और जवान गाड़ी के करीब पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी में उग्रवादी नहीं थे। उनमें से किसी के पास कोई हथियार नहीं था, बल्कि वो सब कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर थे। 8 मजदूरों में से 6 मजदूरों की उसी वक्त घटनास्थल पर मौत हो चुकी थी। 2 घायलों को सेना ने अस्पताल पहुंचाया। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। भीड़ ने शवों को देखते ही उन्हें पहचान दिया कि सभी नौजवान गरीब परिवारों से आने वाले लोकल मजदूर थे, जो कोयला खदान में काम करते थे। शवों को देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर सिपाहियों और ग्रामीणों में जमकर मारपीट होने लगी। हमले में सेना के 6 जवान घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने फौज की तीनों गाड़ियों को जला दिया। सैनिकों ने खुद को भीड़ से बचाने के लिए काउंटर फायर किया, जिसमें 7 लोग मारे गए। जिस जगह पर यह नरसिंहार हुआ उसे कोन्याक नागा जनजाति का गढ़ माना जाता है और मोन वहां का मुख्य नगर है। नरसिंहार की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैलती चली गई। मारे गए लोगों के शवों के इंतजार में कोन्याक यूनियन के स्थानीय कार्यालय में भीड़ जमा हो गई। लोगों को ऐसी खबर थी कि अंतिम संस्कार से पहले शवों को वहां लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ यूनियन कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए असम राइफल्स के स्थानीय पोस्ट में जा घुसी और चौकी पर तोड़फोड़ करते हुए इमारतों में आग लगा दी, जिसके कारण असम राइफल्स ने भीड़ पर फायरिंग की, जिसमें एक और शख्स की मौत हो गई और आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस झड़प में फौज के एक जवान की भी मौत हो गई। बेगुनाह नागरिकों के नरसिंहार से पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस घटना के बाद नागालैंड के लोगों में गुस्सा पनपने लगा है। We condemn and outrightly reject the media houses in the mainland India who are just trying to cover up
to validate who are just trying to legalize this inhuman act. We outrightly condemn and we reject. We challenge them. Calm down and see the ground reality and report. इस घटना के बाद से नागालैंड और मणिपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक तनाव बढ़ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार स्थानीय दलों के साथ की जा रही शांति वार्ता और समझौते से समाधान निकालने की तमाम कोशिशों को इस एक घटना ने पीछे धकेल दिया है। The death of Indian civilians, sir. The death of Indian civilians on the basis of inaccurate intelligence inputs is highly condemnable. The question on everyone's mind is that how come a group of unarmed civilians, unarmed laborers could not be distinguished from hardcore militants? How could a group of unarmed civilians not be detained and arrested instead of being shot at? AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSA? No country in the world has such barbaric laws. सेना के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को पीड़ितों से नहीं मिलने दिया जा रहा। होम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, सर, उन्होंने ये कहा था कि जब उन लोगों को रुकने के लिए कहा गया था वो भागने लगे, गोली चलाई। लेकिन वहां के लोग कहते कि हमें कुछ नहीं किसी ने कहा। सर, बस सिर्फ ये दुख जताने के लिए हमारे एमपी मैडम सोनिया गांधी जी के आदेश पे हम लोग वहां जाने की कोशिश किया था कि नागालैंड की मोन जिले में जाए और ये शोक संतप्त परिवारों से हम मिले और हुए दुख जता, और कुछ नहीं। लेकिन उन लोगों को रोका गया, लेकिन बाकी सबको जाने की इजाजत दिया जाते हैं। लखीमपुर खेड़ी में हमें रोकते हैं ये सरकार। सेना के अनुसार विश्वसनीय सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर फौज ने ऑपरेशन किया था। 21 पैरामिलिट्री के जवान आमतौर पर नागालैंड में नहीं रहते हैं। उन्हें इस ऑपरेशन के लिए पड़ोस के असम से लाया गया था। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से घात लगाकर हमला करने का था और चूंकि ये कार्य एक विशिष्ट सैन्य बल की टुकड़ी को सौंपा गया, इससे ये पता चलता है कि इसे उच्च स्तरीय मंजूरी मिली थी। लेकिन जिस स्थान पर यह घटना हुई वो भारतीय सीमा से काफी अंदर और असम की सीमा से 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित करना जरूरी था, जो कि नहीं किया गया। देश के नागरिकों पर जिस तरह से हमला हुआ उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन नागालैंड में 63 सालों से आफ्स्पा कानून लागू है। नागालैंड अशांत राज्यों में आता है। आफ्स्पा कानून सैन्य अधिकारियों को इम्यूनिटी प्रदान करता है, जिसके तहत फौज शक के आधार पर किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है, हमला कर सकती है। अगर शक गलत भी साबित हुआ, सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई इस कानून के कारण नहीं की जा सकती। ये देश के सबसे कठोर कानूनों में से एक है, जो सेना को असीम शक्ति देता है और नागरिक के तमाम मानवाधिकारों को कुचल देता है। नागालैंड में हुए नरसंहार के बाद इस कानून को वापस लेने की मांग उठने लगी है। इस भीषण नरसंहार के बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो आफ्स्पा कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं। This is a draconian law, so it should be removed from our country. There can be many laws which can handle, but this is blackened the image of our country. दो दिनों तक नागालैंड में जारी हिंसा के बाद 6 दिसंबर को देश के गृह मंत्री संसद में बताते हैं कि जवानों को उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। सेना के जवान गाड़ी के पास गए और गाड़ी को रोकने के लिए कहा, लेकिन वाहन चालक तेजी से गाड़ी भगाने लगे और उग्रवादियों के गाड़ी में होने की आशंका के बाद जवानों ने गोलियां चलाई। बाद में गलत पहचान का मामला सामने आया। 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन
अम्बुस के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। 6 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने ये तमाम बातें सदन के पटल पर रखी और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को गाड़ी में सवार जो 2 लोग घायल हुए थे, उनमें से एक शेइवांग को होश आया। शेइवांग ने होश आने के बाद बताया कि उन्हें रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया गया। उसने अपनी भाषा में बोला, डायरेक्ट मारी से, यानी कि सीधा गोलियां बरसाई गई और मार दिया। हमने भागने की कोशिश नहीं की, हम तो बस गाड़ी में थे। जबकि गृह मंत्री 6 दिसंबर को सदन में कहते हैं कि सैनिक करीब गए, रुकने का इशारा किया, लेकिन वो तेजी से गाड़ी चलाने लगे और तब गोलियां चलाई गई। शेइवांग ने बताया कि शनिवार को कोयला खदान से काम करके वो सभी 8 लोग शाम को वापस लौट रहे थे, जिस बीच अचानक उन पर आगे और पीछे से गोलियां चलने लगी। शेइवांग के बयान के बाद गृह मंत्री पर सदन को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। Sir, in the wake of the gruesome and tragic killings of the innocent civilians in Nagaland, the Congress Party's President, Madam Sonia Gandhi, had constituted a team for delegation, a team of delegation with an intent to express the condolences to the bereaved families of Mon districts in Nagaland. But in a brazen and egregious manner, the delegation, including the Member of Parliament of this House, Mr. Gaurav Gogoi and Antony, all were detained in the Assam area without any rhyme or reason. Sir, the fact is that inside the house, inside the house, Home Minister has given the misleading statement whereby he has told that those people
who have been पूरा shot statement दे dead दिया होम trying मिनिस्टर to साहब ने। flee after being signaled to stop. But those नहीं है। people, those people Shri lying, Ram Mohan those Naidu ji- people who have been admitted in the hospital, they are saying that direct, श्री राम मोहन नायडू जी that they are saying direct mari se. The direct mari se mean they have been shot directly. So I तो सवाल ये उठता है कि घटना हुई तो आखिर किन हालातों में। जब मजदूरों पर गोलियां बरसाई गई उस वक्त ज्यादा अंधेरा भी नहीं था। गाड़ी में बैठे 8 लोगों में से किसी के पास कोई हथियार नहीं था, जबकि घात लगाए बैठे 21 पैरा कमांडोज ऑटोमेटिक गन से लैस थे। ऐसे क्या हालात बने कि 8 में से 6 लोगों को मार दिया गया, वो भी तब जब सेना बाद में खुद स्वीकार कर रही है कि पहचान करने में चूक हुई थी। इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा सका कि गाड़ी में बैठे लोग उग्रवादी नहीं थे? मजदूरों के पास कोई हथियार नहीं था। हथियार नहीं था तो जाहिर है कि उनकी तरफ से कोई हमला भी नहीं हुआ। फिर सैनिक उन पर गोलियां क्यों बरसाते रहे? हथियारों से लैस हाईली ट्रेन्ड कमांडोज निहत्थे मजदूरों और उग्रवादियों में फर्क नहीं कर पाई, इस पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। आर्म्ड फोर्स की जिम्मेदारी दुश्मन पर हमला करने के साथ देश के नागरिकों की रक्षा करना भी है। अगर उग्रवादियों को खत्म करने के लिए सेना का बर्ताव खुद उग्रवादियों जैसा हो जाए और बिना किसी जिम्मेदारी के गोलियां चलाई जाए तो ये राज्य में अशांति का ही कारण बनेगी, जैसा कि इस वक्त हमें नागालैंड में देखने को मिल रहा है। उस शाम क्या हुआ? उम्मीद है कि एसआईटी की जांच और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में स्पष्ट होगा। लेकिन इस घटना के बाद आफ्स्पा जैसे काले कानून को खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है, जो लोगों पर अत्याचार का लाइसेंस बनकर रह गई है। 1942 में देश में भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी के तेजी से बढ़ते कदम को लेकर ब्रिटिश हुक्मरानों को डर सताने लगा। इस आंदोलन को कुचलने की नीयत से 1942 में पहली बार आफ्स्पा कानून अमल में लाया गया। 15 अगस्त 1942 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो अध्यादेश लेकर आए, जिसमें अंग्रेजी सिपाहियों को आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का एक तरह से लाइसेंस दे दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचलने की नीयत से इस कानून का इस्तेमाल हुआ। 2500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। आजादी के बाद पूर्वोत्तर में नागा विद्रोह से बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हुआ। नागा विद्रोही पहले ब्रिटिश भारत से खुद को मुक्त कर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे और बाद में भारत से अलग होने के लिए नागा विद्रोह शुरू हो गया, जिसके बाद 1958 में नेहरू सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 यानी आफ्स्पा में एक अध्यादेश के माध्यम से लाकर इसे बाद में 3 महीने के बाद कानून बना दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों के मद्देनजर 1998 में मणिपुर और असम में आफ्स्पा लागू कर दिया गया, जिसके बाद लगातार बातचीत के माध्यम से शांति और समझौते को लेकर सरकार और क्षेत्रीय दलों में चर्चा होती रही। लेकिन हालात बिगड़ते रहे और 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में आफ्स्पा लागू कर दिया गया। त्रिपुरा में बढ़ती उग्रवादी और हिंसा के कारण केंद्र की सरकार ने 16 फरवरी 1997 को आफ्स्पा लागू किया और 18 साल तक लंबे संघर्ष के बाद इस कानून को बाद में हटाया गया। 1983 में पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ते अलगाववादी हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए अध्यादेश के तहत आफ्स्पा कानून का इस्तेमाल हुआ था। 15 अक्टूबर 1983 को पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में इसे लागू कर दिया गया और बाद में 14 साल के बाद 1997 में इसे वापस लिया गया। जम्मू कश्मीर में आज भी आफ्स्पा कानून लागू है। 1990 से जारी हिंसक अलगाववाद से निपटने के लिए आफ्स्पा कानून का इस्तेमाल हुआ। घाटी में सेना और उग्रवादियों के बीच जारी संघर्ष ने वहां के आम नागरिकों के जीवन को कैद करके रख दिया है। अलग अलग राज्यों में इस कानून के इस्तेमाल से एक तरफ सेना को कार्रवाई करने की विशेष ताकत मिली, तो वही दूसरी तरफ कई हिंसक घटनाएं होती रही, जिसका शिकार बेगुनाह लोग बनते रहे। न जाने कितने बेगुनाह इस कानून के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनके परिवार वाले आज भी इंसाफ की उम्मीद में हैं। इस कानून को जानने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी था कि यह कानून दरअसल आया कहां से और इसे किस उद्देश्य के साथ लागू किया गया। कानून को लाने का कोई भी कारण रहा, लेकिन आज के समय में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के कानून देश की छवि को खराब ही कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सशस्त्र बलों के द्वारा कई घटनाओं में
कानून का नाजायज इस्तेमाल हुआ है और बेगुनाहों की मौत हुई है, जिसके पीछे मूल कारण इस कानून से जुड़े प्रावधान है जो सिपाहियों को नागरिकों के प्रति उनके उत्तरदायित्व से ही मुक्त कर देते हैं। आफ्स्पा कानून की धारा 4 के अनुसार सुरक्षा बल का अधिकार शक होने पर किसी भी घर में स्थान में घुसकर तलाशी वो ले सकता है। खतरे का शक होने पर जगह को नष्ट तक कर सकता है। इस कानून के अनुसार सेना के जवानों को किसी से भी पूछताछ या गिरफ्तारी के लिए किसी भी वारंट या अनुमति की कोई जरूरत ही नहीं और गिरफ्तारी के दौरान जवान किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, अत्याचार कर सकता है और मारपीट कर सकता है, उसको पूरी आजादी। सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है। अगर ऐसे में गोली लगने से शख्स की मौत भी हो जाती है तो भी इसकी जिम्मेदारी न गोली चलाने वाले की होगी और न ही आदेश देने वाली। और इन जवानों पर केंद्र सरकार के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस कानून के कारण क्षेत्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से देखा जाए तो सेना के नियंत्रण में आती है और कंट्रोल में चली आती है। ऐसे कई मामले देखने को मिली है जिसमें सेना के जवान आम नागरिकों से ज्यादती करते पाए गए क्योंकि जवानों को कार्रवाई का कोई डर नहीं था। जुलाई 2004 मणिपुर में थांगजम मनोरमा नाम की उग्रवादी महिला को असम राइफल्स की एक टुकड़ी हिरासत में लेती है, लेकिन बाद में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि थांगजम के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, जबकि सेना कहती है कि मनोरमा भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पैरों पर गोली मारी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी गोली पैरों में लगनी नहीं पाई गई। मणिपुर में आंदोलन शुरू हो गया। पूर्वोत्तर में हालात बिगड़ते चले गए। कई क्षेत्रों से आफ्स्पा कानून को हटाना पड़ा। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को सौंपी गई। जीवन रेड्डी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2005 में सरकार को सौंपी। 5 सदस्यीय कमेटी की इस रिपोर्ट में आफ्स्पा कानून को सीधे तौर पर दमन का प्रतीक बताया गया। 2004 में समिति के गठन के बाद 6 जून 2005 को समिति ने अपनी रिपोर्ट में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1958 को निरस्त करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि यह बेहद जरूरी और उचित परामर्श देने योग्य है कि इस कानून को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। समिति ने कहा कि इस कानून को लाने का जो भी कारण रहा हो, लेकिन अब यह कानून दमनकारी बन चुका है। अपने 147 पन्ने की रिपोर्ट में समिति ने यह बात भी कही कि राज्य में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सेना की जरूरत को महसूस करते हैं। ऐसे में कानून को हटाकर सेना को रहने दिया जाए। आफ्स्पा कानून के स्थान पर यूएपीए कानून को लागू करने का भी सुझाव समिति ने दिया। साथ ही यूएपीए कानून के तहत सशस्त्र बलों की शक्तियों को स्पष्ट किए जाने की भी बात कही, ताकि फिर से कानून के नाम पर मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। साथ ही हर जिले में जहां पर जवानों की तैनाती है वहां पर कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता लाने के लिए शिकायत केंद्र खोले जाए ताकि अनचाही घटनाओं से बचा जा सके। लगातार इस कानून को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दशकों से नागालैंड में आफ्स्पा कानून लागू है। 63 साल बाद भी नागालैंड अशांत है। जाहिर तौर पर जिस उद्देश्य के तहत इस कानून को लाया गया उसकी अभी तक पूर्ति नहीं हो सकी। 63 साल बाद भी, जिस पर अब शायद पुनर्विचार करने की जरूरत है। यूएन भी भारत से इस कानून को समाप्त करने की अपील कर चुका है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह के कानून हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। चलिए बात करते हैं बीपी जीवन रेड्डी कमेटी की, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। इस रिपोर्ट को लेकर यूपीए सरकार ने अपने समय में कुछ नहीं किया। सालों तक रिपोर्ट पड़ी रही। बाद में मनमोहन सरकार ने मामले को लगातार टालती चलेगी। 10 साल बाद मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में गृह मंत्रालय ने समिति की इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इसके तमाम सुझावों को सिरे से दरकिनार कर दिया। बाद में मणिपुर के 100 परिवारों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। 1528 फेक एनकाउंटर की जांच का यह पूरा मामला था, जिसकी जांच कराने को लेकर यह याचिका दायर की गई। इसमें सेना और पुलिस शामिल थी। 2016 में जस्टिस मदन लोकुर और यूयू ललित की बेंच ने सरकार की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया और तमाम हत्याओं की गहन जांच के आदेश दिए। लेकिन लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आती रही जिससे यह स्पष्ट होता है कि नियमों में गंभीरता से पालन नहीं देखने को मिला। जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती रही। पते की बात में आज इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।